देखिए, कंसिस्टेंट होके अगर कोई काम करिएगा ना लगातार, तो अपने आप सफलता कदम चूमने लगती है ना। कई ऐसे वजह होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। कई बार अच्छे वजह में भी हम इंगेज हो जाते हैं और बुरे वजह में तो हम डिप्रेशन में चले ही जाते हैं। याद रखना, किसी भी सिचुएशन में आपको कंसिस्टेंट बने रहना है। सही है कि नहीं? कंसिस्टेंट जब है, कंसिस्टेंसी ही सफलता का सीक्रेट है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सही है। अभी जैसे पेपर लीक हुआ है, नीट का एग्जाम जो हो रहा था, तो होने के पहले पेपर, मतलब पेपर लीक हो गया। अब एग्जाम के पहले पेपर लीक हो गया, तो अब ये जितने बच्चे तैयारी करने में लगे हुए हैं, कितना फोकस होके काम कर रहे थे, है ना। सब फोकस थे। और क्या सिर्फ बच्चे ही उसमें इन्वॉल्व थे एग्जाम की तैयारी में, कि उनके पेरेंट्स भी होते हैं ना। पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद जब सालों की तैयारी, मेहनत, एकाग्रता के बाद जब सिस्टम के फेल्यूर के वजह से ऐसी दिक्कत होती है, तो मन में निराशा का भाव तो आता ही है ना। लगता है कि अब तो मतलब ये क्या हुआ, मैंने तैयारी भी अच्छा किया, कोचिंग क्लासेस लिया, नॉलेज बढ़ा लिया, उसके बाद ये क्या हुआ जो हमने सोचा नहीं था, ये पेपर लीक हो गया। पहले से ही लोग अपना पैसा दे दे के खरीद लिए, सेटर्स लोग अपना काम बना लिए। आज जो प्योरली मतलब सिर्फ मेहनत के बेसिस पे है, वो बच्चे तो टूट ही जाएंगे। लेकिन अब दो रास्ते हैं, चाहे तो टूट के डिप्रेशन में चले जाएं, फ्रस्ट्रेशन में रहें, या फिर अपना जो निरंतरता है, जो अपना पढ़ाई है, अपना काम है, वो करते रहिए, है ना। कई तरह की परीक्षाएं आपसे ईश्वर लेता है। कई लोग उन्हीं सब परीक्षाओं का बहाना बना के अपने मेन गोल को भूल जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं अपना मेन गोल याद रखते हैं, चाहे जितना भी तूफान आए, अवरोध आए, परेशानी आए, चुनौतियां आए, उसका नजर सिर्फ और सिर्फ ठिकाने पे यानी फोकस पे होता है ना। वही वही कमाल करता है। कई बार फ्रस्ट्रेशन में मन करता है कि ये गंदा वर्ड बोल दें, क्या बोलें, सिस्टम को कितना गाली दें, कितना क्या करें, किसको कोसें, किसको मार दें, किसको क्या करें, समझ में नहीं आता। लेकिन बताइए, क्या इससे समाधान निकलेगा? आप खुद टूटेंगे। टूटेंगे। वो सिस्टम, वो जो है वो आज का नहीं है, वो सुधरेगा नहीं। सुधारते सुधारते बुद्ध वगैरह सब, महावीर सब मर गए। ईमानदारी है ही नहीं। हाँ, बुद्ध तो सब कुछ समझने के बाद सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, तो क्या बोले थे? सर्वम दुखम, है ना। यानी कि सभी जगह दुख ही दुख है। एक पुराना फिल्म का गाना है, याद होगा आपको, वो, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। मतलब पहले से मान के चले कि चुनौती तो आएगा, हर रास्ते पे चुनौती आएगा, मन को ही कठोर बनाना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। ये मृत्यु लोग है, इसमें आए हैं तो आपको सुखम ही सुखम थोड़े मिलेगा, दुखम भी है। सर्वम दुखम बुद्ध बहुत पहले बना बता के चले गए थे। सिस्टम में जो बैठा हुआ है वो मलाई खा रहा है, बहुत मेहनत करके घूस दे के कैसे कैसे पैसा लुटा के गया है वहां पे। वो कहाँ सुधरने वाला है कि नहीं? हमें अपना लक्ष्य को पूरा करना है, क्योंकि उसी पे हमारा सब कुछ है। हम क्यों टूटेंगे, इतना कमजोर थोड़े हैं। 84 लाख तरह के जीव जंतु में सबसे सर्वश्रेष्ठ तो मनुष्य ही है ना। सबसे संवेदनशील, सबसे बुद्धिजीवी। और उस कैटेगरी में आके भी हम टूट जाएं ये सब छोटे 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 मोटे चुनौतियों से, तो फिर हम मनुष्य ही क्यों। और खास करके, खैर अगला थोड़ा सा जेंडर बेसिस पे था, तो मैं नहीं बोलूंगा, मतलब कोई भी मनुष्य हो। ना 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 ना, मतलब वो बोलना चाह रहे थे कि मर्द मर्द आदमी को तो और नहीं मतलब। अरे लेकिन तो औरत लोग बुरा मान जाएगी ना।
वो कह देगी कि क्या, और हाँ, छोरी छोरे से कम है क्या? तब बात सही है। यानी मनुष्य कोई भी हो, मतलब उसको टूटना नहीं है। चलो, पहले हम लोग ना 20 क्वेश्चन बनाते हैं नाउन का, बनाएं? अमरजीत कौर मैम, आ रही है? गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ना? चलिए, इसको देखिए तो ध्यान से बताइए क्या होना चाहिए। सी पैक्ड ऑल हर बिलोंगिंग, बिलोंगिंग या बिलोंगिंग्स? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, सी पैक्ड, वह क्या पैक की? अपने सारे बिलोंगिंग्स को। यहाँ पे क्या चाहिए था? नाउन चाहिए ना, तो नाउन के रूप में हम बिलोंगिंग्स बोलते हैं, संबंधित वस्तुएं, है ना? तो इस पार्ट में एरर था। बहुत बढ़िया। 19 और बनाइए। बोलिए। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू पे अ डिफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। टोटल टोटल 100 क्वेश्चंस मैं नाउन का अभी कितना कराया हूँ? टोटल मतलब टोटल जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ वो होगा आपका 120। कितना? 120 नाउन के क्वेश्चन है। और 120 नाउन का क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम में जब बैठिएगा ना, तो इन्हीं के पैटर्न्स पे कोई ना कोई सवाल आपका आएगा। सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है। हम्म। और बालाजी, हरविंदर जी कैसे हैं? अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन के ही सारे सवाल पहले चैप्टर वाइज कराया, फिर 120 क्वेश्चंस आपका पूरा एकदम मिला जुला के कर रहे हैं, है ना? और इसी तरह से प्रोनाउन का आज लास्ट क्लास हो जाएगा, तो उसके बाद फिर चैप्टर वाइज के साथ साथ आपका इसमें भी वैसे ही करेंगे, ताकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखिए। इसमें बताइए, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू पे अ डिफ एयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ, क्या गलती है? परविंदर जी बहुत दिन के बाद ज्वाइन किए हैं, कहाँ थे? हेलो, गुड इवनिंग। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। हम्म। और रघुपली, बालाजी रघुपली जी, आप भी नहीं आ रहे थे? अच्छा, गांव गए हुए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं। रविराज, सोनकरण, अमरजीत कौर मैम, ये सब रेगुलर हैं, योगिता मैम, ये लोग। बताइए। और ये जो है 2-3 बच्चे का तो अभी एब्सेंट है, उनका जेन्युइन कारण है। तो यहाँ पे देखिए, कमांडर इन चीफ्स में पॉजिटिव साइन लगेगा तो लास्ट में लगना चाहिए ना, ये बीच में लगा के गलती कर दिया है। तो आपने पढ़ा था ना, ये कंपाउंड नाउन हो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो, ईच अदर, वन अनदर, या नाउन फ्रेज हो, तो पॉजिटिव साइन लास्ट में लगता है ना? बहुत बढ़िया। इसमें देखिए, द फोर्स ऑफ द एयर वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ब्ल्यू अवे द रूफ टॉप। यानी कि हवा का जो ताकत इतना ज्यादा था, मजबूत, कि वह रूफ टॉप को उड़ा के ले गया। तो एयर और विंड में फर्क पता है आपको? एयर क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं। और विंड जो चीजों को हिलाती डुलाती है। तो यहाँ पे एयर नहीं, यहाँ विंड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? विंड। और जो हम सांस लेते हैं वो एयर होता है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं ना, कि वेदर मौसम है जो बदलने वाला है, क्लाइमेट है जो मौसम का रेगुलर पैटर्न है। तो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि इनमें से कौन सा आएगा। जैसे कस्टमर है, जैसे कोई सामान का खरीदार है तो कस्टमर बोलते हैं, कोई सर्विस का खरीदार है तो क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं ना। जैसे कोई गेम में हम जीतते हैं तो प्राइज होता है। और कोई सर्टिफिकेट के साथ अच्छे सेवा के लिए जो आपको मिलता है वो अवार्ड है, और आपके मेहनत के लिए जो मिलता है वो क्या होता है? रिवार्ड होता है। जैसे ग्राउंड है, तो घर के बाहर का जो सरफेस है ग्राउंड है, घर के अंदर का जो सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोर बोलते हैं। तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन था।
बताइए, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर सिविक एज हिज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ द स्कूल। बोलिए, स्टूडेंट ने क्या अपनाया? ऑप्ट का मतलब अपनाया, सिविक। तो सब्जेक्ट के रूप में सिविक होता है कि सिविक्स होता है? सिविक्स होता है। सिविक्स नागरिक शास्त्र होता है और सिविक सेंस बोलते हैं, तो सिविक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो विषय जो अपनाया वो सिविक है। जैसे आपने पढ़ा था ना, एथलेटिक है, तो एथलेटिक जो है वो एडजेक्टिव था ना, और खेल कूद के लिए क्या बोलते हैं? एथलेटिक्स बोलते हैं, एथलेटिक्स, है ना। ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में नाउन बोलते हैं। जैसे मैकेनिक है, तो मैकेनिक तो कारीगर होता है, और विषय के रूप में जब भी बोलना है तो क्या बोलते हैं? मैकेनिक या मैकेनिक्स? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये मैकेनिक कारीगर हो गया, ये विषय हो गया। इसी तरह से इथिकल था ना, इथिक, तो इथिक एक एक गुण हुआ, नैतिक गुण। और विषय के रूप में जब भी बोलेंगे तो इथिक बोलते हैं कि इथिक्स बोलते हैं? तो सब्जेक्ट के रूप में हम इथिक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, सिविक्स बोलते हैं, एथलेटिक्स बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं, मेडिकल नहीं, है ना। तो यहाँ पे सिविक सेंस, फिर सिविक एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट चाहिए था, सिविक्स बोलना पड़ेगा। बताइए, द कारपेंटर यूज्ड हाई क्वालिटी वुड्स टू मेक द डाइनिंग टेबल फॉर द क्लाइंट। क्या गलती है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, क्योंकि लकड़ी मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, तो वुड होगा ना। सही, देखो बनाने लगा। वुड है, मैटर है, मेटल है, मटेरियल नाउन है इन एंशियंट टाइम। और मटेरियल नाउन मतलब कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड हो, गैस हो, जिसको तौला जाए, मापा जाए, मटेरियल नाउन। इन एंशियंट टाइम प्रिजनर्स वर ऑफन केप्ट इन हेवी आयरन टू प्रिवेंट escape। बच के भाग ना पाए, इसलिए प्राचीन समय में कैदियों को जंजीर से बांध के रखा जाता था। तो जंजीर के लिए आयरन होता है। बिल्कुल सही बना रहा है, सही है, आयरन्स होगा। आयरन्स का मतलब फीटर्स होता है, जंजीर। बोलिए, द इंडियन नेवी प्रोटेक्ट्स द इंडियन वाटर फ्रॉम एनी फॉरेन इंट्रूजन। इंट्रूजन मतलब घुसपैठ, यानी विदेशी घुसपैठ से प्रोटेक्ट करता है हमारे समुद्री एरिया को, समुद्र को, सागर को। नेवी प्रोटेक्ट करता है। तो सागर, सागर की बात आएगी तो वाटर्स हो जाएगा ना। वाटर तो पानी होता है पीने वाला, और इसका मतलब ओशियन हो गया। जैसे सैंड का मतलब बालू था, ये मटेरियल नाउन है, लेकिन सैंड्स लगाते ही रेगिस्तान हो जाता है ना। जैसे आयरन हमारा मटेरियल नाउन है, आयरन्स लगाते ही कॉमन नाउन हो जाएगा, जंजीर। जैसे कॉपर का मतलब सिक्का, ये मेटल था, कॉपर्स बोलते ही कॉमन नाउन हो जाएगा, सोने के सिक्के। जैसे गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या हो जाता है? सोना, मटेरियल नाउन। गोल्ड्स का मतलब सोने के सिक्के हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे वुड का मतलब लकड़ी होता है, और वुड का मतलब जंगल भी होता है, और वुड्स का मतलब सिर्फ जंगल है, तो सही है। जैसे पेपर मतलब मैटर है, और पेपर्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स। तो उस बेसिस पे सवाल था जो आपने पढ़ा था, याद आ रहा है? हम्म, चलिए। पढ़ने का मेन पर्पस होता है कि हमारा नॉलेज जो हो वो कॉन्सेप्ट बेस पे हो, लॉजिक बेस पे हो, कि एग्जाम निकले और जीवन भर काम आए। तो उस बेसिस पे हम पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने का उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए, पढ़ने का उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए। पढ़ने के लिए लाखों करोड़ों हैं, आप अकेले नहीं हैं, करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ते ही रहते हैं जीवन भर, कुछ नहीं होता है। और कुछ लोग गुन के पढ़ते हैं, वो बहुत जल्दी अपना अचीव कर लेते हैं अपने टारगेट को, गोल को। वी मस्ट स्टॉप द वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू इंश्योर अस। हाँ, ये नाउन हमेशा प्लुरल में होता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज होता है। कुछ नाउन जो है हमेशा प्लुरल में होता है। जैसे क्या बोलते हैं? करेंट अफेयर या करेंट अफेयर्स? अफेयर्स। क्या बोलते हैं? करेंट इवेंट या करेंट इवेंट्स? करेंट इवेंट्स बोलते हैं। इसी तरह से क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास? हेड क्वार्टर या हेड क्वार्टर्स? हेड क्वार्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिंग्स बोलते हैं या इनिंग बोलते हैं?
इनिंग्स बोलते हैं, और इसका प्लूरल सिंगुलर सब एक ही फॉर्म में रहेगा। जैसे सीरीज है तो सीरीजेज कभी नहीं बोलते, जैसे स्पेसीज है प्रजाति तो स्पेसीजेज या स्पेसी नहीं होगा, स्पेसीज ही होगा हर हाल में। जैसे क्रॉस रोड चौराहा है तो क्या बोलते हैं, क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स बोलते हैं, क्रॉस रोड नहीं बोलेंगे। तो उसी पे था ये वाला। तो ये आपने सही पकड़ लिया, नेचुरल रिसोर्सेज होगा, प्राकृतिक संसाधन। द कैंडिडेट वॉज आस्क्ड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस ऑन करेंट अफेयर। करेंट अफेयर्स होता है ना, करेंट अफेयर नहीं होता है, करेंट अफेयर्स होता है। जैसे जनरल स्टडी होता है या जनरल स्टडीज होता है, सोशल स्टडी होता है या सोशल स्टडीज होता है। जैसे एक विषय होता है यूपीएससी में इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात हो रही है। जैसे नस्लीय संबंध तो क्या बोलते हैं, रेस रिलेशंस, रेस रिलेशन। औद्योगिक संबंध तो क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल। आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, एकदम रवि राज अलर्ट रहता है, सही है। गुड इवनिंग। देखिए तो ये समझ में आया ना कि हाँ, रेस का मतलब नस्ल होता है। जैसे किसी के अगेंस्ट में रेशियल रिमार्क्स मत करो, यानी नस्लीय टिप्पणी मत करो। नस्ल, जैसे कुछ नस्ल होते हैं ना, जैसे जापान के लोग अलग नस्ल के हैं, अलग दिखते हैं, चाइना के लोग अलग नस्ल के हैं, गोरी लोग अलग नस्ल के हैं, हम लोग अलग नस्ल के हैं। तो नस्ल कई किस्म होते हैं, तो उसको रेस बोलते हैं। बोलिए। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू पुट द टाइटल, टाइटल को इन्वर्टेड कॉमा में रखो या इन्वर्टेड कॉमाज में, कॉमाज में। तो कौन कौन सा वर्ड पढ़ा जो प्लूरल होता है, इन्वर्टेड कॉमा या कॉमाज? नेचुरल रिसोर्स या रिसोर्सेस, करेंट इवेंट या करेंट इवेंट्स, सोशल स्टडी या सोशल स्टडीज, जनरल स्टडी या जनरल स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशन या रिलेशंस, रिलेशंस, सोशल इशू या सोशल इश्यूज, इश्यूज, हेड क्वार्टर या हेड क्वार्टर्स, क्रॉस रोड या क्रॉस रोड्स, स्पेसी या स्पेसिस। विषय के रूप में क्या बोलेंगे, सिविक या सिविक्स, पॉलिटिक या पॉलिटिक्स, इथिक या इथिक्स, एथलेटिक या एथलेटिक्स, मैकेनिक या मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स, ह्यूमैनिटी या ह्यूमैनिटीज। विषय के रूप में मेडिकल या मेडिसिन, मेडिसिन। बहुत बढ़िया। बताइए, ही स्टूड एट अ क्रॉस रोड अनेबल टू डिसाइड विच करियर पाथ टू चूज। क्रॉस रोड्स हो जाएगा, चौराहा के लिए क्या बोलते हैं, क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स है ना। बोलिए, द पुलिस रिकवर्ड द स्टोलन गुड फ्रॉम हिडन सेलर इन द सब अर्ब्स। पुलिस ने रिकवर किया चोरी किया हुआ माल, तो माल के लिए क्या बोलते हैं, गुड मतलब तो भलाई होता है, अच्छा होता है। सामान के लिए गुड्स होता है ना, जैसे गुड्स ट्रेन होता है ना, मालगाड़ी। तो गुड्स जैसे एडजेक्टिव में इस लग के प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे स्वीट का ये नाउन क्या हो जाएगा, स्वीट्स। वैल्यूएबल का क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल्स। इटेबल का क्या हो जाएगा, एडिबल का एडिबल्स। पोर्टेबल पीने योग्य, पोर्टेबल्स। पोर्टेबल का हो जाएगा पोर्टेबल्स। इसेंशियल का एसेंशियल्स, नेसेसरी का नेसेसरीज, बेसिक का बेसिक्स, फंडामेंटल का फंडामेंटल्स। ब्लाइंड अंधा होता है, लेकिन ब्लाइंड्स का मतलब पर्दा होता है, जो विंडो में लगता है ना ब्लाइंड्स, उसको बोलते हैं ब्लाइंड्स।
जैसे ग्रीन का मतलब हरा होता है, ग्रीन्स का मतलब हरी सब्जियां, रिच का मतलब धनी होता है, रिचेज का मतलब धन हो जाता है ना। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल्स, जैसे बिलोंगिंग, बिलोंगिंग्स, ऐसे पढ़ा था ना। सही है। बताइए, द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी आर बिकमिंग हेवली इंडस्ट्रियलाइज्ड नाउअडेज। मतलब जो शहर का जो बाहरी एरिया है अब बहुत ज्यादा औद्योगिकृत किया जा रहा है। तो शहर के बाहरी एरिया को आउटस्कर्ट नहीं, आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। जैसे फांसी के तख्ता को क्या बोलते हैं, गैलो या गैलोज? गैलोज। आसपास के एरिया को सराउंडिंग बोलते हैं कि सराउंडिंग्स? सराउंडिंग्स। क्या बोलते हैं, परिसर को प्रीमाइज बोलते हैं कि प्रीमाइजेस? प्रीमाइजेस। जैसे स्पेक्टिकल बोलते हैं कि स्पेक्टिकल्स? ट्राउजर या ट्राउजर्स? तो कुछ नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। बताइए, ऑल द अर्निंग ऑफ द कंसर्ट विल बी डोनेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। ऑल द अर्निंग, तो ऑल द अर्निंग, कमाया हुआ धन को क्या बोलते हैं, अर्निंग बोलते हैं कि अर्निंग्स? बचत किया हुआ धन को सेविंग बोलते हैं कि सेविंग्स? जीता हुआ धन को क्या बोलते हैं, जुए में जीता हुआ धन, विनिंग या विनिंग्स? खाने के बाद जो जूठन बच जाता है, लिविंग या लिविंग्स? लिविंग्स बोलते हैं। आपके संबंधित वस्तुओं को बिलोंगिंग बोलते हैं कि बिलोंगिंग्स? तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ अर्निंग नहीं, अर्निंग्स हो गया, कमाया हुआ धन। बोलिए, द लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इज नोन फॉर इट्स हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब लिगेसी, लिगेसी का मतलब क्या होता है, विरासत, हेरिटेज। तो बताओ, लखनऊ प्रॉपर नाउन है ना? ये देखो कैपिटल लेटर में है, कई बार कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होता है ना विदेशी नाम या विदेशी व्यक्ति का नाम, तब बच्चा डिक्शनरी देखने लगता है कि अरे ऐसा नाम तो हमने याद ही नहीं किया है। भाई कैपिटल लेटर में है, मीनिंग नहीं खोजना है, ये जगह का व्यक्ति का नाम होगा, तो प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता ना? नहीं लगता है। तो अंग्रेजी पढ़ने में बड़ा अवरोध होता है प्रॉपर नाउन देख के। माय फ्रेंड इज अ फैन ऑफ द शेक्सपियर, तो शेक्सपियर भी तो ये प्रॉपर नाउन ही है। हाँ, कॉमन नाउन के रूप में यूज करेंगे तब लगाएंगे। जैसे अगर हम कहें कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास को एज ए बिग ड्रामाटिस्ट के रूप में बता रहे हैं, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया। जो मैकियावेली था ना रोमेन में, फ्लोरेंस शहर में, इटली के, तो जैसे चाणक्य यहाँ के हैं वैसे वहां के थे। तो ऐसे हम जब कंपैरिजन करते हैं कॉमन नाउन बना के तब लगाते हैं। जैसे यू आर द रावण ऑफ माई विलेज, सी ही इज द कंस ऑफ माई विलेज, मोहन इज द नारद ऑफ माई विलेज, सोनू इज द कुंभकर्ण ऑफ माई विलेज, राकेश इज द दुशासन ऑफ माई विलेज। तो ऐसे प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना के कंपेयर करके करते हैं तब लगाते हैं। जैसे ही इज न्यूटन ऑफ आवर क्लास, हाँ यहाँ पे द लगेगा क्योंकि यहाँ पे न्यूटन जो है कैपिटल लेटर में है, लेकिन ये कॉमन नाउन हो गया है। क्या हो गया है, कॉमन नाउन। मतलब उस न्यूटन की बात नहीं हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है कि ही वह न्यूटन जैसा है, न्यूटन जैसा है, न्यूटन नहीं है। वी आर प्लानिंग टू विजिट द माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, पहाड़ की चोटी है ना। माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पीक है, समिट है ना, समिट है। तो पहाड़ की चोटी है या पहाड़ है, तो ये प्रॉपर नाउन होता है, तो द नहीं लगेगा। हाँ, द लगता है जब पहाड़ों की श्रृंखला हो, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स। तो हिमालयाज में एक पहाड़ नहीं है, सहस्त्र पहाड़ हैं, हजारों पहाड़ हैं, है ना। तो द हिमालय नहीं बोलते, द हिमालयाज बोलते हैं, द एंडीज, द आल्प्स बोलते हैं ना। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। जैसे ग्रुप में कोई भी चीज होता है, ग्रुप में या मतलब क्लस्टर में या हिप में, तो उसके लिए एक टर्म होता है ना। तो जो जहाजों के जहाजों का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं, है ना। और छोटे नौकाओं के लिए क्या बोलते हैं, फ्लोटीला।
फ्लोटिला ऑफ बोट्स, है ना। और जो जहाज नाव का जो सेलर होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रू। क्रू का मतलब क्या हुआ? नाविकों का दल हुआ। क्रू ऑफ सेलर्स या बोट्समैन्स या नेविगेटर्स, है ना। जैसे वर्शिपर्स, जो पुजारियों का ग्रुप है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, है ना। जैसे आज जब मैं किताब वगैरह खरीदने गया था तो रोड पे देखा कि धूल का गुब्बार है, तो क्या बोलेंगे? अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल का गुब्बार। सवालों का बौछार, तो क्या बोलेंगे? अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, बैरेज ऑफ क्वेश्चंस। गोलियों की बौछार, तो क्या हो जाएगा? अ वॉली ऑफ बुलेट्स, वॉली ऑफ बुलेट्स या बाणों की वर्षा, तो सॉवर ऑफ बुलेट्स, सॉवर ऑफ बुलेट्स। राजस्थान में जाएंगे थार मरुस्थल में, तो वहां पे मिलेगा बालू का टीला, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्यून। और ड्यून ऑफ सैंड, क्या बोलते हैं? ड्यून ऑफ सैंड, ड्यून। ड्यून बोलते हैं, ड्यून्स नहीं। ये जो ड्यून्स होता है ना, इसका मतलब स्लो लर्नर होता है। क्या होता है? स्लो लर्नर, जो धीरे धीरे सीखता है। और जो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडिजी। कोई बच्चा जो बहुत ही मेधावी है, बहुत कुशाग्र है, शंकराचार्य की तरह, उसको क्या बोलेंगे? प्रोडिजी, है ना। ये ड्यून है। और जब इधर जाइएगा ना, चंबल में, ग्वालियर वगैरह ट्रेन पकड़ के जाएंगे, तो उधर मिलेगा मिट्टी का टीला, उसको बोलते हैं माउंड ऑफ क्ले। क्या बोलते हैं? माउंड ऑफ क्ले, मिट्टी का टीला। और जो ये कीचड़ वगैरह का जो मतलब ढेर है, तो उसको बोलेंगे लम्प। अ लम्प ऑफ, कीचड़ को क्या बोलते हैं? मड, लम्प ऑफ मड। जैसे पत्थर का है तो क्या बोलते हैं? हीप ऑफ स्टोन, पत्थर का ढेर है, हीप ऑफ स्टोन। किताब का ढेर है तो क्या बोलेंगे? पाइल ऑफ बुक्स, पाइल ऑफ बुक्स। जैसे सूखे घास का ढेर है तो क्या बोलते हैं? स्टैक, स्टैक ऑफ, सूखे घास को क्या बोलते हैं? हे, एच ए वाई, स्टैक ऑफ हे। सूखे घास का ढेर को क्या बोलते हैं? स्टैक ऑफ हे। हाँ, और किताबों का ढेर पाइल, और पत्थर का ढेर है हीप, और कीचड़ का है तो लंप, क्ले का है तो माउंड, बालू का ढेर है तो डून, और ये गोलियों की बरसात है तो वॉली या सॉवर या बैरेज भी बोल सकते हैं। बाणों की बरसात, सवालों की बरसात, क्लाउड ऑफ डस्ट, है ना। तो ये ग्रुप टर्म सब याद करना है। वैसे वो डब्ल्यूएस जब पढ़ाएंगे तो याद कराएंगे। जैसे जानवरों का ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं ना, हर्ड ऑफ एनिमल्स। जानवरों का क्या बोलते हैं? हर्ड ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। लेकिन यहीं पे अगर कोई स्पेसिफिक जानवर हो ना, जैसे कैमल है, तो कैमल को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स। और मोतियों की जो माला होती है ना, उसके लिए भी बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स होता है ना। और जो कंठी माला होता है उसके लिए रोजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजरी, रोजरी ऑफ बेड्स, यानी कंठियों की माला रोजरी। कैमल्स का जो समूह होता है स्ट्रिंग बोलते हैं। जानवरों का समूह है हर्ड बोलते हैं। और घोड़े का जो समूह है पता है क्या कहते हैं? स्टड ऑफ हॉर्सेस। क्या बोलते हैं? स्टड ऑफ हॉर्सेस बोलते हैं घोड़े का समूह। और खच्चर का समूह रहेगा तो क्या बोलेंगे? खच्चर के ग्रुप को ट्रेन ऑफ डोंकीज। क्या बोलते हैं? ट्रेन ऑफ डोंकीज, ट्रेन ऑफ डोंकीज। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस तरीके से जैसे घोड़े का हो गया तो हर्ड बोलेंगे, सॉरी स्टड बोलेंगे। जनरल कोई भी जानवर होगा तो हम हर्ड बोलते हैं, लेकिन कभी स्पेसिफिक पूछा जाए तो स्टड ऑफ हॉर्स, स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स हो जाता है, ट्रेन ऑफ डोंकीज हो जाता है। और जैसे इसी तरीके से अगर हम शिकारी कुत्तों का या भेड़ियों के झुंड को हम क्या बोलते हैं?
पैक, अ पैक ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स कहते हैं शिकारी कुत्तों को, और वुल्फ्स कहते हैं भेड़ियों को। और ये झूठे लोगों का भी होता है, लायर्स के ग्रुप को, या कार्ड्स, जो ताश का पत्ता होता है, सबके लिए पैक का इस्तेमाल करते हैं। सही है। और पक्षियों का ग्रुप रहेगा तो क्या बोलिएगा? फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्या बोलते हैं? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ये सब OWS में पढ़ेंगे, सब सेपरेट थेम बेसिस पे पढ़ेंगे। चलिए, इसी पे सवाल था। हाँ, तो सवाल का गलती क्या था कि फ्लीट ऑफ शिप्स है, तो ऑफ के बाद जो है ऑब्जेक्ट हुआ। ऑफ फ्लीट कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा ना, तो यहाँ वॉज होना चाहिए था। सही है। हाँ, चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए। ही हैज बीन सर्चिंग फॉर हिज मिसिंग ट्राउजर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। तो ये तो आप तुरंत देखते बता देंगे कि ट्राउजर्स बोलते हैं, पैंट्स बोलते हैं, है ना। तो टोटल 120 क्वेश्चंस मैंने मिक्स कराया है। टोटल 120 क्वेश्चन मैंने मिक्स कराया है नाउन का, और इसके पहले चैप्टर वाइज मैंने कराया सबका सेपरेटली, जैसे मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर जो भी था वो सब कराया। तो नाउन में कुछ समझ में आया, कुछ थ्योरी से समझ में आया होगा, और कुछ प्रैक्टिस से समझ में आया होगा, और कुछ और आगे समझ में आएगा। अभी संपूर्णता के लिए पढ़ते पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान के लिए क्या करना पड़ता है? गुनना पड़ता है। पढ़ने से तो विद्वान होंगे, लेकिन गुनने से बुद्धिमान भी हो जाएंगे। सही है। क्लियर है। हाँ, जैसे कल हमने पढ़ाया था आपको रिलेटिव प्रोनाउन, पढ़ाया था ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन का अब जैसे पढ़ा तो दिया, लेकिन आपको ये समझना है कि ये पढ़े क्यों थे, इसकी जरूरत क्यों होती है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि कोई नाउन हम बोल रहे हैं और उसके बारे में सामने वाले को पता नहीं है, तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है अपने पहले वाले जो भी नाउन होगा ना, उसको डिफाइन करता है। क्या करता है? रिलेटिव प्रोनाउन उसको डिफाइन करता है, डिफाइन करता है। तो इसीलिए इसको डिफाइनिंग क्लाउज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफाइनिंग क्लाउज। और ये जो डिफाइन करता है एंटीसीडेंट को, और एंटीसीडेंट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लाउज भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लाउज। और जिस नाउन के बारे में बात कर रहा है उसी के हिसाब से वर्ब लगेगा। वर्ब किसके अनुसार लगेगा? एंटीसीडेंट के हिसाब से। प्रोनाउन किसके हिसाब से लगेगा? एंटीसीडेंट के हिसाब से। समझ गए। और रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट दोनों साथ साथ रहेगा। और ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, इक्वल टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो बीच में ना कई बार इसमें कंजंक्शन लगा देगा एंड, तो ये सब की जरूरत ही नहीं होगी, ये तो खुद ही कंजंक्शन है, तो कैसे लगा सकते हैं। कई बार इसको और इसको दूर कर देगा तो डैंगलिंग हो जाता है। ये सब हमने कल पढ़ा था ना। हाँ, अब आगे जरा देखिए। जैसे एक तो होता है, दो तरह का क्लाउज होता है। एक होता है डिफाइनिंग क्लाउज। डिफाइनिंग क्लाउज का मतलब हुआ कि ये अपने पहले वाला जो एंटीसीडेंट है ना, उसको डिफाइन करेगा, उसकी आइडेंटिटी बताएगा। और एक होता है नॉन डिफाइनिंग क्लाउज। एक क्या होता है? नॉन डिफाइनिंग क्लाउज, मतलब यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। तो नॉन डिफाइनिंग क्लाउज और डिफाइनिंग क्लाउज में क्या अंतर है, जरा ये देखिए। डिफाइनिंग क्लाउज जैसे अगर हम कहते हैं कि माई ब्रदर who lives in Mumbai is a doctor। एक लिखिए, माई ब्रदर who lives
in Mumbai is a doctor। दोनों वाक्य पढ़ के तो एक ही जैसा लग रहा है, शब्द भी एक है, सब कुछ एक है, बस इतना है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? हु है। यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? हु है। यहाँ एंटीसीडेंट कौन हुआ? माई ब्रदर। यहाँ पे एंटीसीडेंट कौन हुआ? माई ब्रदर। तो ये डिफाइनिंग क्लाउज है और ये नॉन डिफाइनिंग क्लाउज है। अंतर बस इतना है कि यहाँ हु के पहले कॉमा लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, यानी कि कभी भी हु के पहले कॉमा लगा हुआ है तो वो क्लाउज नॉन डिफाइनिंग होगा। मतलब कॉमा लगा दिए इसका मतलब इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई एक ही है। मेरा भाई कितना है? एक ही है। हाँ पढ़ा मैं। हाँ अभी पढ़ा रहे थे। ठीक ठीक ठीक। हाँ यहाँ पे जो है ना हमने कॉमा कर दिया। जैसे कई बार ऐसा है, अगर हम करें लंदन, तो लंदन को सब कोई जानता है ऐसा राइटर को लगता है या बोलने वाले को लगता है, तो कॉमा लगा देगा, यानी लंदन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बोले द रामायण या द महाभारत, तो कॉमा लगा दिए तो नॉन डिफाइनिंग क्लाउज हो गया, है ना? सही है, नॉन डिफाइनिंग हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरा भाई जो है ना एक ही है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे माई फादर, तो फादर एक ही होंगे ना। माई मदर, माई ग्रैंडफादर एक ही है, तो हम कॉमा लगा सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल जानकारी दे रहा है कि मेरा भाई जो है ना उसको आप जानते हैं। कॉमा लगा दिए मतलब सुनने वाले को, पढ़ने वाले को पता है कि आप जानते हैं इसके बारे में। एक ही भाई है और वो लंदन में रहता है और वो डॉक्टर है, ठीक है ना? और यहाँ पे जो है ना मेरे भाई एक नहीं है, मेनी ब्रदर्स। मेरे कितने भाई हैं? कई हैं। कई हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं माई ब्रदर, मेरा वो भाई जो मुंबई में रहता है। जैसे कोई मद्रास में रहता है, कोई कोलकाता में, कोई दिल्ली में, कोई लखनऊ में, कोई प्रयागराज में, 8-10 भाई है। तो वो भाई जो डॉक्टर जो मुंबई में रहता है ना, वो है डॉक्टर। कौन है डॉक्टर? सारा भाई नहीं है, जो मुंबई में रहता है वो है डॉक्टर। समझ में आ रहा है? तो ये फर्क होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि जब कॉमा लगा हुआ है ना, तो नॉन डिफाइनिंग क्लाउज में दैट का प्रयोग कभी नहीं होता है। जैसे कल पढ़ा था ना कि दैट कहाँ नहीं लगता है, अगर एंटीसीडेंट प्लेस हो, प्लेस वाला नाउन हो, तो दैट का प्रयोग नहीं करते हैं ना। टाइम बताने वाला नाउन हो, कल पढ़ा था, तो वहां भी दैट का प्रयोग नहीं करते। और ये आप पढ़ लीजिए कि नॉन डिफाइनिंग क्लाउज अगर है, यानी एंटीसीडेंट के पहले कॉमा लगा हुआ है, तो वहां भी दैट का प्रयोग नहीं करते। कोई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के आगे दैट का प्रयोग नहीं करते। ये 4 सूरत को याद रखिएगा। कहाँ कहाँ दैट नहीं आता? टाइम बताने वाला प्लेस, प्लेस बताने वाला नाउन और प्लेस बताने वाला नाउन, और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज और प्रीपोजिशन के आगे दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? सवाल यहां से बनेगा। नॉन डिफाइनिंग पहचानने का तरीका बस यही होता है। अब कल थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग चीजें था, जैसे अगर मैं कह रहा हूं, 3 एग्जाम्पल से समझिए। अगर हम कह रहे हैं सीता इज द गर्ल, सीता इज द गर्ल हु हैज रिटेन दिस स्टोरी, सही है? दूसरा लिखिए सीता इज द गर्ल whom I appreciate। तीसरा लिखिए सीता इज द गर्ल whose bike this is। तो ये तीनों वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन पहचानिए। रिलेटिव प्रोनाउन कौन है इसमें? हु, whom, whose। एंटीसीडेंट पहचानिए। गर्ल जो पहले वाला है, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती है। तो गर्ल के हिसाब से यहाँ पे बताइए कौन लिखा है?
इस कहानी को क्या लिखा गया है? कहानी ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लिखा कौन है? ये लड़की सीता ही वो लड़की है जो ये कहानी लिखी है। तो सीता, ये जो गर्ल है, ये सब्जेक्ट हुआ ना इस वर्ब का। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्टिव केस हुआ है। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। तो एंटीसीडेंट अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टिव केस होगा, एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। सही है ना? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए इससे शुरू होने वाले जो डिफाइनिंग क्लाउज के वर्ब के साथ संबंध देखना पड़ेगा। यह सिंपल ट्रिक मैंने बताया था आपको कि हु तब लगाइएगा जब इसके तुरंत बाद वर्ब हो। जैसे राम इज द बॉय हु हैज वॉन द मैच, राम इज द बॉय हु इज प्लेइंग देयर, तो हु के बाद तुरंत वर्ब आएगा और हुम के बाद वर्ब नहीं सब्जेक्ट आएगा। ये तो सिंपल ट्रिक है, लेकिन समझना भी तो है। जैसे ये अप्रिशिएट है तो कौन अप्रिशिएट करता है? मैं। किसको अप्रिशिएट करता हूं? उस लड़की को। तो ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हु लगाना गलत होता ना। और यहाँ ये वस्तु है, वस्तु का संबंध बताना था, तो वस्तु का संबंध इस लड़की से बताना है, तो संबंध बताने के लिए पॉजिटिव केस। नाउन का प्रोनाउन का 3 केस होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस। 3 ही केस होता है ना? सही है कि नहीं? हाँ, 3 केस ही होता है। अब ये तो सिंपल तरीका है, लेकिन इसमें कई बार कंफ्यूजन किया जाता है। कैसे? सब्जेक्टिव केस के बाद आई थिंक लगा देगा, आई फील लगा देगा, आई गेस लगा देगा, आई अंडरस्टैंड लगा देगा, या किसी भी फॉर्म में अंडरस्टूड या गेस्ड या फील कर दे। तो उस केसेस में आपको इसको अवॉइड करके देखना है। जैसे अगर हम कह रहे हैं सीता इज द गर्ल, सीता इज द गर्ल हु आई थिंक हैज वॉन द रेस। अब बहुत सारे बच्चे सिर्फ ट्रिक से समझेंगे कि सर ने बताया था कि हु नहीं होम आएगा अगर आगे सब्जेक्ट हो। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आई थिंक कर दे, आई फील कर दे, आई गेस कर दे, ऐसे करके कुछ एक्सप्रेशन लगा देगा जो शुरू में लगना चाहिए था, बीच में भी लगा सकते हैं। तो इसको हटा के पढ़िए, इसको हटा के पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। सीता ही वो लड़की है जो रेस जीत चुकी है, ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मैं महसूस करता हूं, ऐसा मैं गेस करता हूं। समझ गए? क्योंकि आपने तो ये याद किया था कि अगर सब्जेक्ट हो तो होम लगाना है, लेकिन ये सेपरेट सेपरेट वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट खोजिए और इस वर्ब का सब्जेक्ट खोजिए, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट खोजने के लिए तो कहीं जाना ही नहीं है। आई थिंक सब्जेक्ट दिया हुआ है, अब इस वर्ब का सब्जेक्ट खोजिएगा तो यही मिलेगा, मिलेगी ना। तो फिर यहाँ पे हु होना चाहिए, हर बार होम लगा के गलती कर देगा। ये एक बात को ध्यान रखिएगा, ये सब अगर एक्सप्रेशन लिखा है हु के बाद तो फिर वो ट्रिक काम नहीं करेगा। हाँ, एक और तरह से है सुपरफ्लुअस यूज, इसमें पूछा जाता है। जैसे अगर हम कहें द काउज विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड आर डोसाइल। ये सिंपल सा एग्जांपल पहले समझिए। बताइए, इसमें 2 वाक्य हैं। यहाँ पे जो ये रिलेटिव प्रोनाउन खुद कंजंक्शन होता है, तो विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एक वाक्य हो गया, और द काउज आर डोसाइल एक वाक्य हुआ। देखिए, द काउज आर डोसाइल, इसका मतलब डोसाइल मतलब होता है सीधा साधा, भोला भाला, एक वाक्य। और ये विच किसके लिए हुआ? काउज के लिए, प्रोनाउन हुआ विच। द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इस वाक्य में कितना क्लाउज है? 2 क्लाउज है। तो अगर हम सेपरेट सेपरेट लिखेंगे तो हमें पहचान क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे बताइए कौन सा गाय डोसाइल है, तो सबको पता चल जाएगा कौन सा गाय डोसाइल है। राइटर किस गाय के बारे में बात कर रहा है? सारे गाय के बारे में, जो मेरे गांव में है उस गाय के बारे में, या इस काउज के बारे में?
उस गाय के बारे में बात कर रहा है जो ग्रेजिंग कर रहा है इस फील्ड में, वो डोसाइल है। तो ये एडजेक्टिव क्लाउज क्यों हुआ? क्योंकि जब भी नाउन के बाद जो एडजेक्टिव आता है ना, वो डिफाइनिंग होता है, वो आइडेंटिटी बताता है, नाउन का गुण नहीं बताता। नाउन के बाद में जो भी पोस्ट मॉडिफायर होता है, जो एडजेक्टिव के रूप में लिखते हैं, वो सिर्फ आइडेंटिटी बताता है। द काउज विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड आर डोसाइल। द काउज आर डोसाइल। कौन सा गाय डोसाइल है? जो ग्रेज कर रहा है वही काउज डोसाइल है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा क्लाउज है, इसको हम एडजेक्टिव क्लाउज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज तीन तरह का क्लाउज बनाता है, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्लाउज कौन बनाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसी को अगर हम यहाँ पूरा ना बोल के यहां से शुरू कर लिए, यहां लिखिए, तब भी वाक्य वही होता, ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो जाता पार्टिसिपल फ्रेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव ही होता है ना। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, ये एडजेक्टिव क्लाउज हुआ। सही है? क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लाउज या पार्टिसिपल फ्रेज बोल ये पार्टिसिपल फ्रेज हुआ, क्लाउज नहीं। और ये एडजेक्टिव क्लाउज, ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। पार्टिसिपल बोल रहे हैं क्योंकि वर्ब का ये फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे। द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कौन सी गाय की बात कर रहे हैं? जो फील्ड में चल रहा है। तो इतना पूरा ना बोल के शॉर्ट में भी बनाना है। इसको अगर बोलेंगे ना, इसको लेके, तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक मेन क्लाउज हो गया और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्योंकि विच है, दैट है, या हु है, होम है, हुज है, इक्वल टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। अब सिंपल सेंटेंस बना दिए तो ये तो एडजेक्टिव बन गया। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का परिभाषा क्या है? जिसमें एक मेन क्लाउज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो। तो ये विच जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बराबर है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया ना। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज कहीं भी है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कंजंक्शन में पढ़ते हैं हम। सही है? और जैसे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछेगा कि इसी को बनाइए, जैसे इस बार यूपी में हुआ था तो खाली ग्रामर ही पूछा गया था, वहां पे लिटरेचर से पूछा ही नहीं गया था, क्योंकि लिटरेचर तो सब रट लेते हैं, ग्रामर नहीं समझ में आती। समझ गए? हाँ, हाँ, तो वो भी आ जाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा ना, ये पढ़ाई के लिए क्या है। अब जैसे अभी आपने इतना दिन तक अनऑर्गेनाइज तरीके से काम किया, स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे थे, तो ये रिटेन कर रहे थे, मेन चीज पे तो आप आ ही नहीं रहे थे। परेशानी समझिए। हमको जो चीज चाहिए ना, हमको महल चाहिए तो महल मिलेगा, नौकरी चाहिए तो नौकरी मिलेगा, व्यापार चाहिए तो व्यापार मिलेगा, जो आप चाहेंगे वही मिलेगा। चाहत अगर गलत फॉल्टी है तो रिजल्ट वैसे ही आएगा। कोई बात नहीं, तो ये जिंदगी समाप्त थोड़े हो जाएगी, इससे बड़ा चीज के लिए आप बने हैं। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कुछ। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आदमी के मन में जो होता है वो पूरा नहीं होता, कई बार भगवान के मन में होता है वो पूरा होता है, और उनका प्लान ज्यादा अच्छा है। और रोने वाले का तो कभी पूरा नहीं होगा, जो डिप्रेशन में रहे, रो रहा है, उसका क्या होगा। तो हमेशा खुश रहना बहुत जरूरी है। जो भी चीजें है उसको पूरा करने के लिए क्या करना है? बस चेष्टा करना है, मेहनत करना है। कई बार ट्रेन छूट जाती है, इंसान रोने लगता है कि ट्रेन छूट गई, बाद में पता चला है कि अच्छा हुआ ट्रेन छूट गया, क्योंकि 10 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। हमको एक बार शुरू में टैक्स असिस्टेंट का नौकरी में टाइपिंग में छूट गए, टाइपिंग हमारा इतना बढ़िया टाइपिंग स्पीड था, मेंस वगैरह सब निकल गया। तो थोड़ा देर के लिए मतलब खराब लगा। लेकिन बाद में जब यहाँ पे पढ़ाने लगे तो हम कहें कि वो तो जितना जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, ये तो बहुत बढ़िया है। कहीं हम वही टैक्स असिस्टेंट बन के अपना सड़ते रहते कहीं इनकम टैक्स में, टेबल पे बैठ के। सही है ना? तो लाइफ में जो चीजें होती है अच्छा होती है, और शॉर्टकट नहीं है। जब तक आप परफेक्ट नहीं बनते तब तक कोई चीज के लिए क्लेम करना मतलब बेईमानी कर रहे हैं अपने आप से।
हाँ बिल्कुल, अपने आप को जिंदा रखिए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो मेरे लिए ठीक ही नहीं था, वो मेरे लायक नहीं था, ये सोचना है। जो आगे होगा वो कयामत होगा, बढ़िया होगा, कमाल। 100% देना है, और क्या। अब ये देखो, ये एडजेक्टिव क्लाउज बन गया, ये पार्टिसिपल फ्रेज बन गया, और ये ग्रेजिंग भी हटा दो। अगर बोल दोगे कि द काउज इन द फील्ड, तो प्रीपोजिशन से शुरू हो और नाउन पे खत्म हो, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये भी एडजेक्टिव फ्रेज बोल सकते हैं इसको भी, क्योंकि एक ही बात हुआ ना, द काउज इन द फील्ड आर डोसाइल, सिंपल सेंटेंस। द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड आर डोसाइल, सिंपल सेंटेंस। द काउज विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यही पीजीटी टीजीटी में पूछा जाता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल कैसे बनाए। जैसे अगला बना के दिखाइए। जैसे अगर हम कह रहे हैं द बॉयज हु आर डांसिंग ऑन द स्टेज। और दीपक कैसा है बेटा? ठीक है दीपक? आवाज आ रही है दीपक? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे नाउन और प्रोनाउन पढ़ लिए, मतलब एक क्लास और होगा प्रोनाउन का, इसके बाद हम लोग ना रोज जैसे वो कैप्स डालते हैं ना, तो रीडिंग स्किल भी डालते रहेंगे, ठीक है ना दीपक? दीपक, हाँ रीडिंग स्किल भी रोज डालेंगे, उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वो कैप्स में तो अभी हमने अभी एंटोनेम सेनोनेम शुरू किए हैं, 20 तक करने के बाद जब OWS आएगा ना तो खूब और मजा आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉयज आर डिलीजेंट, लड़के मेहनती हैं, एक वाक्य हो गया। द बॉयज आर डांसिंग ऑन द स्टेज, दो वाक्य हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन इक्वल टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाता है, अर्थात ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको अगर पूछेगा कि सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो क्या करना है? इतना हटा दीजिए और लिखिए नीचे, क्या लिखेंगे? डांसिंग ऑन द स्टेज आर डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब मेहनती है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है ना? तो ये जो सिंपल सेंटेंस हमने बनाया है, ये जो एडजेक्टिव क्लाउज है, तो एडजेक्टिव क्लाउज के बदले में एडजेक्टिव ही तो आएगा। तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये किसको डिफाइन कर रहा है? इसको। यानी नाउन के बाद में जो भी फ्रेज या एडजेक्टिव आएगा वो सिर्फ नाउन का पहचान बताता है, गुण नहीं बताता। नाउन के पहले आएगा तभी वो नाउन का पर्सनालिटी, एज, शेप, साइज, ओरिजिनिटी कुछ भी बता सकता है। अब अगर इसको हम और सिंपल बनाएं तो ऐसे भी बना सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज से। कैसे बोलेंगे? द बॉयज ऑन द स्टेज आर डिलीजेंट। ये भी क्या हो गया? ये भी सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होता है। क्या होता है? एक ही मेन वर्ब होता है। तो देखो यहाँ पे एक ही मेन वर्ब है आर, यहाँ पे एक ही मेन वर्ब है आर, और यहाँ पे दो मेन वर्ब है। द बॉयज आर डिलीजेंट, एक वर्ब ये हो गया, आर डांसिंग दूसरा ये हो गया, तो ये क्लाउज हो गया। समझ में आया? हम्म। कंफ्यूज नहीं करता है, समझने का प्रयास कभी नहीं किए हैं। समझने का प्रयास करेंगे तो ये चीजें बिल्कुल आसान है। देखिए जितने भी, अभी तो तुमको क्वेश्चन ही पढ़ के हिंदी नहीं पता चल रहा था, कल बोल रहा था तुम, बोल रहा था ना। सेंटेंस पढ़ता है तो तुमको मीनिंग नहीं समझ में आता है, तो आएगा ही ना। शुरुआत में सबके साथ होता है, आपके साथ कुछ नया थोड़े हो रहा है।
ये दैट था, कल पढ़ा था ना कि दैट कहाँ कहाँ पे नहीं आता है, अभी बताया था। दैट कहाँ नहीं आता है? अगर इसके पहले एंटीसीडेंट कोई प्लेस बताने वाला नाउन हो, टाइम बताने वाला नाउन हो, प्रीपोजिशन हो अगर इसके पहले, तब भी नहीं आएगा, या नॉन डिफाइनिंग क्लाउज हो तब नहीं आएगा, ये बताया ना। ये चार सूरत में दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन बार बार किया जाएगा, नहीं आएगा। और कहाँ आता है? अगर दैट के पहले, एंटीसीडेंट के पहले कोई डिटर्मिनर हो, जैसे द लिटिल हो, द फ्यू हो, द सेम हो, एनी हो, ओनली हो, नन हो, नथिंग हो, ऑल हो, तब हम दैट का प्रयोग करते हैं, हु और विच का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर हमने बताया था कि द सेम के साथ दैट भी आता है और एज भी आता है, जैसे सच के साथ दैट भी आता है, एज भी आता है, वहां रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच नहीं लगाइएगा। एक पूरा कंप्लीट पैकेज बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इनमें से एक रिलेटिव प्रोनाउन जो व्हाट है ना, इसके पहले तो एंटीसीडेंट ही नहीं आता है, इसके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आता है, नो एंटीसीडेंट, है ना। और जितने रिलेटिव प्रोनाउन हैं, ये जो क्लाउज बनाएगा वो सब एडजेक्टिव क्लाउज होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव क्लाउज। और योगिता, इससे जो बनेगा वो हो जाएगा नाउन क्लाउज। क्या होगा? नाउन क्लाउज। ये सिर्फ नाउन क्लाउज बनाएगा, इसके पहले एंटीसीडेंट भी नहीं होगा। नाउन क्लाउज है तो इसके दिमाग में तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट का। नाउन क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट का। तो मेन प्रिंसिपल काम याद रखेंगे, यही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं व्हाट यू सेड इज रियली एप्रिसिएबल, जो आपने कहा वो वाकई प्रशंसनीय है, एक वाक्य है, ठीक है ना। तो व्हाट यू सेड इज रियली एप्रिसिएबल, तो यहां पे देखो ये प्रेडिकेट है। क्या एप्रिसिएबल है? क्या एप्रिसिएबल है, क्या प्रशंसनीय है? जो आपने कहा, जो आपने कहा। तो ये बन गया पूरा का पूरा क्लाउज इस वर्ब का सब्जेक्ट। क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनेगा तो ये नाउन ही होगा ना, काम के हिसाब से नाउन हुआ, हुआ कि नहीं? सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नाउन हुआ। और स्ट्रक्चर सिंटेक्स के हिसाब से एक क्लाउज हो गया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो इसको हम नाउन क्लाउज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन क्लाउज। चार ही कंपोनेंट होता है ना अंग्रेजी में, एक लेटर होता है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, एक वर्ड होता है जिसमें दो तरह के साउंड होते हैं, और एक होता है फ्रेज, जितने तरह के वर्ड उतने तरह के फ्रेज, और एक होता है क्लाउज। बस इतना ही अंग्रेजी होता है ना, लेटर, वर्ड, फ्रेज और क्लाउज, बस। तो समझ गए। अब इसी को अगर हम कह रहे हैं आई हेट वॉट यू सेड, आई हेट वॉट यू सेड। अब यहां पे बोलिए, हेट मेन वर्ब है, कौन हेट करता है? मैं, इस वर्ब का सब्जेक्ट। क्या हेट करता हूं? जो तुम कहे थे। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन हुआ, काम के हिसाब से नाउन हुआ, और स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब है तो क्लाउज हो गया। समझ में आया? हाँ, सही है ना। हाँ, 8 तरह का फ्रेज होता है, लेकिन नाउन के जगह पे प्रोनाउन फ्रेज नहीं बोलिएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को अलग अलग काम तो दिया नहीं गया है, तो नाउन ही फ्रेज होता है। प्रीपोजिशनल और बाकी जितना भी होता है वो सब, मतलब जितने तरह के वर्ड होंगे उतने तरह के फ्रेज होंगे। आप कह सकते हैं उस तरह से कि 8 वर्ड तो 8 फ्रेज हो जाएगा। सही है। काम ही के हिसाब से उसको होता है। और यही रिलेटिव प्रोनाउन काम देखते हैं, जैसे अगर यही, अगर जो रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा, अगर ये रिलेट नहीं कर रहा है, रेफर नहीं कर रहा है किसी को, बल्कि सवाल पूछ रहा है, तो ये फिर इंट्रोगेटिव बोलने लगेंगे ना इसको। जैसे हु था, इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या था? होम था, और पॉजिटिव केस क्या था? हुज था। जैसे विच है, तो सब्जेक्टिव केस भी विच था, पॉजिटिव केस भी विच था, और ऑब्जेक्टिव केस भी विच था, और पॉजिटिव केस में ऑफ विच लगा रहे थे, है ना। और एक वर्ड, अगर यही सवाल पूछने का काम करेगा तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इनका यूज तो सिर्फ स्ट्रिक्टली पर्सन के लिए होता है, और विच का किसके लिए होता है? एनिमल के लिए भी हो सकता है, थिंग के लिए भी हो सकता है, और याद रखिए पर्सन के लिए भी होगा अगर सिलेक्शन का केस है।
इन केस ऑफ सिलेक्शन, सबके लिए होता है। और व्हाट का यूज हम करते हैं फॉर जनरल इंक्वायरी। अब इससे जो भी सवाल करिएगा उसका जवाब जो मिलेगा वो क्या होगा, नाउन वर्ड या नाउन फ्रेज या नाउन क्लाउज। बस नाउन क्लाउज पहचानना है तो क्या करना है, सवाल करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर फ्रेज है तो फ्रेज बोलिए, क्लाउज है तो क्लाउज बोलिए, काम है तो सब तो नाउन ही है, लेकिन स्ट्रक्चर भी देखना है और फंक्शन, दो ही चीज देखना है। तीसरा कोई रूल होता ही नहीं ग्रामर में। दो रूल पे पूरा ग्रामर का इति श्री रेवा खंडे सप्तमोध्याय समाप्त। हाँ हाँ, एडवर्ब क्लाउज है जब आप सवाल वेन से करिएगा, वेयर से करिएगा, ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब है ना, वाई है, हाउ है, इससे जो सवाल करेंगे इससे जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब होगा, इससे जो करेंगे वो नाउन होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन से जो बनेगा एडजेक्टिव हो जाएगा। काम को देखना है। जैसे अगर हम कह रहे हैं द स्कूल वेयर यू टीच, वेयर यू टीच इज अ क्वाइट प्लेस, ठीक है। राम इज प्लेइंग where I am sitting। Ram asked where I was sitting। देखो, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तीन सेंटेंस में लिखा हूं और तीनों में, एक में एडजेक्टिव क्लाउज है, एक में नाउन क्लाउज है, एक में एडवर्ब क्लाउज है। एक कल मुझे आप बताइएगा, सोचिए। हाँ ये बात सही है। पचपन, ठीक है ना, इसको बताइएगा। और कल से हम लोग क्या करेंगे कि कल तो पहले खूब एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउन का। नाउन का हमने बहुत कराया, आज तक नाउन का कराया है मैंने बहुत। हो गया ना काम भर, नाउन का हो गया। 120 क्वेश्चन ऐसे मिसलेनियस करा दिया, बाकी चैप्टर वाइज करा दिए। अब प्रोनाउन का कल से प्रैक्टिस करेंगे और कल प्रोनाउन के साथ साथ रीडिंग स्किल के भी कंपोनेंट को जोड़ेंगे और वोकैब्स को भी जोड़ेंगे।